नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक शासक फिरोज शाह तुगलक पर आधारित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तुगलक वंश में हम गयासुद्दीन तुगलक जो इसके संस्थापक थे और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इस बार हम इस वीडियो में फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश के एक शासक है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिरोज शाह तुगलक पर चाहे अग्निवीर का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हो, चाहे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल कोई भी एग्जाम हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो और चाहे किसी भी राज्य स्तर पे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आम तौर पे हमने देखा है कि इस फिरोज शाह तुगलक पर कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके ज्ञान को चेक करने के लिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बारीकी से एक एक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आज की जो वीडियो है वो फिरोज शाह तुगलक पर आधारित है। तो फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का जो मेरे शासनकाल रहा है वो शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक। तो 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा है। और फिरोज शाह तुगलक किस वंश से संबंधित है तो हम बता देंगे तुगलक वंश से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सामान्य जानकारियां क्या है तो देखिए, तुगलक वंश से संबंधित। दूसरा, पिता का नाम है रज्जब और इनकी जो माता है मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो माता है वो एक हिंदू है। याद करिए, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उनकी जो माता थी वो एक जाट महिला थी, एक हिंदू महिला थी। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक की जो माता है वो भी क्या है, हिंदू है। और जब कोई भी मुसलमान शासक हो और उसकी माता हिंदू हो तो हमेशा एक मुसलमान शासक पे हमेशा ये प्रभाव रहा है या उन पे एक प्रकार से प्रेशर रहा है, इन पे दबाव रहा है, क्या वो एक सच्चा मुसलमान खुद को कभी साबित कर पाएगा या नहीं। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक पर हमेशा ये दबाव रहा, ये प्रेशर रहा है कि वो खुद को एक सच्चा मुसलमान साबित कर पाएगा क्योंकि उनकी माता एक कैसी है, हिंदू है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसने फिरोज शाह तुगलक ने खुद को एक कट्टर मुसलमान, ठीक है, एक कट्टर मुसलमान खुद को साबित करने के लिए इसने शरीयत को आधार बनाया और शरीयत को आधार बनाकर इसने शरीयत के अनुसार शासन किया। तो शरीयत के अनुसार इसने शासन किया है। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक राज्य स्थापित करने की कोशिश की। तो इस्लामिक राज्य स्थापित करने की कोशिश की मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में, और इसने अपना जो शासन है वो शरीयत को आधार बनाया ताकि ये खुद को एक कट्टर मुसलमान साबित कर पाए। दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि एक कट्टर मुसलमान खुद को दिखाना ये इनका एक राजनीतिक दबाव था, या हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक बाध्यता है ना। कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के प्रति भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, लेकिन इन्हें साबित करना है खुद को कट्टर मुसलमान।
अब वो खुद को कट्टर मुसलमान साबित करने की इनकी राजनीतिक बाध्यता है। आखिर ये क्यों खुद को कट्टर मुसलमान साबित करना चाहता है? क्योंकि देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक जो है उसकी माता भी तो हिंदू है, वो हिंदू माता से ही उत्पन्न है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कठोर मुसलमान या कट्टर इस्लामिक खुद को कभी साबित करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया। उसके पीछे कारण है, तो आप कारण को समझिए। देखिए ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक 1351 में कहा हुआ? ठट्टा नामक स्थान पर। तो ठट्टा नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ सबसे पहले। लेकिन इसके राज्याभिषेक में एक दिक्कत थी, वही बात, क्या ये खुद को कट्टर इस्लामिक शासक बन पाएगा? क्योंकि देखिए ये जो उलेमा वर्ग है, उलेमा मतलब एक प्रकार से गुरु, धार्मिक इस्लाम में जो गुरु होते एक प्रकार से उलेमा, और जो ये अमीर वर्ग है, इनको कहीं ना कहीं डाउट था कि कट्टर इस्लामिक बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो कहते हैं उलेमा और अमीर वर्ग को साधने का प्रयास इन्होंने किया और उसमें ये कामयाब हुए, और इसी उलेमा और अमीर वर्ग के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से फिरोज शाह तुगलक शासक तो बन गया। इन्हीं के सहयोग से, जिन्हें डाउट था कि ये कट्टर इस्लामिक बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इन्हीं के सहयोग से फिरोज शाह तुगलक ठट्टा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा शासक या कोई एक बड़ा शासक जब कोई मरता है, जैसे मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनकी मृत्यु 1351 में हो गई, और जब कोई बड़ा शासक बनता है तो अस्त व्यस्त साम्राज्य ना हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में अगले शासक का राज्याभिषेक करना जरूरी है। अगर राज्याभिषेक करने में देरी की गई तो हो सकता है कई सारे जो विरोधी है वो ताकतवर बन जाए और खुद को स्वतंत्र ना कर ले। इसलिए फटाफट से मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया गया ठट्टा नामक स्थान पर, उलेमा और अमीर वर्ग के सहयोग से, जिन्हें थोड़ा बहुत डाउट था कट्टर इस्लामिक बन पाएगा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 1351 में इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, फिर कहते हैं 3-4 महीने बाद इनका राज्याभिषेक दिल्ली में किया गया। दिल्ली में राज्याभिषेक, तो एक राज्याभिषेक इनका कहां किया गया? ठट्टा नामक स्थान पर, और एक राज्याभिषेक इनका दिल्ली में किया गया। तो इनके 2 बार राज्याभिषेक हुए हैं फिरोज शाह तुगलक के। तो अब आइए आगे हम पढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की क्या क्या चुनौती रही। तो फिरोज शाह तुगलक के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, देखिए। अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें, देखिए पहला, साम्राज्य विघटन। ये जितनी भी चुनौतियां हैं, इसे सबकी सब चुनौतियां किस में मिली? विरासत में मिली। ये सारी चुनौतियां इसे विरासत में मिली है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप देखेंगे किसान वर्ग नाराज है, क्योंकि दोआब के क्षेत्र में उन्होंने कर की वर्दी कर दी। सेना नाराज है, क्योंकि खुरासान और कराईचल जो अभियान थे वो असफल हो गए। उलेमा वर्ग नाराज है। उलेमा वर्ग नाराज क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जैन विद्वानों से भी चर्चाएं करता था, जिन प्रभु सूरी महत्वपूर्ण थे, एक जैन विद्वान जिनसे वो चर्चाएं करता था। ठीक है, और एक साम्राज्य विघटन, क्योंकि उस समय साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए, और आमतौर पे दक्षिण भारत तो एक प्रकार से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया, जिसमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण थे। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो साम्राज्य विघटन एक चुनौती इनके सामने थी, जो इन्हें विरासत में मिली मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। दूसरा, अमीर वर्ग नाराज है।
अब अमीर वर्ग नाराज क्यों है? क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म हो गई थी। तीसरा, उलेमा वर्ग नाराज। उलेमा वर्ग नाराज क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हिंदू के प्रति सॉफ्ट था, हिंदुओं के प्रति उन्होंने कुछ कठोर नीति नहीं अपनाई, हिंदुओं के प्रति एक कठोर शासक नहीं था, इसलिए उलेमा वर्ग नाराज है। ठीक है, जैन विद्वानों से वो चर्चाएं कर रहा है। नंबर 4 देखिए, सेना नाराज है। सेना नाराज क्यों है? क्योंकि कराचल और खुरासान का अभियान असफल रहा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नंबर 5 देखिए, किसान नाराज है, क्योंकि दुआब के क्षेत्र में करवर्दी कर दी। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या माता, माता एक हिंदू थी और खुद को क्या बनाना है? खुद को कट्टर इस्लाम साबित करना है, कट्टर मुसलमान साबित करना है। ठीक है, ये सब चुनौतियां इसे विरासत में मिली मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। अब देखिए, इन सब चुनौतियों को किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक निपटेगा, उनका समाधान करेगा, इन सब पे अब हम चर्चा करेंगे। इन्हीं चुनौतियों पर आपसे क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने अमीर और उलेमा वर्ग और सैनिकों की जो नाराजगी थी, उन नाराजगियों के उन्होंने कैसे दूर किए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने कार्य दो प्रकार से किए। एक इन्होंने किए नकारात्मक कार्य और एक इन्होंने किए सकारात्मक कार्य। तो इनके जो कार्य है दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक कार्य। कुछ इन्होंने सकारात्मक किए, कुछ नकारात्मक किए। अगर हम नकारात्मक कार्यों की बात करें तो उलेमा के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति। एक तो ये मतलब नकारात्मक कार्य क्या है? उलेमा जो वर्ग है, इन्हें खुश करने के लिए वो शासन का आधार शरीयत बनाएगा और तुष्टीकरण की राजनीति भी करेगा फिरोज शाह तुगलक। तुष्टीकरण मतलब क्या होता है कि किसी एक पक्ष की तरफ सारे काम करना, एक पक्ष की सुनना। जैसे मान लीजिए फिरोज शाह तुगलक अब केवल मुसलमानों की सुनेगा, हिंदू की नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे उलेमा वर्ग को खुश करना है, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से वो शासक बना है। ठीक है, तो उलेमा के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करेगा। दूसरा देखिए, अमीर के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करेगा। अमीर वर्ग और उलेमा के लिए क्या चलाएगा? ये धार्मिक नीति चलाएगा। शासन का आधार क्या बनाएगा? शरीयत। और सकारात्मक कार्य की बात करें तो ये समाज कल्याण के लिए काम करेगा, समाज कल्याण के लिए कार्य करेगा, बहुत सारे काम करेगा समाज कल्याण के लिए। निर्माण कार्य करेगा, निर्माण कार्य में कुछ नवीन कार्य करेगा और कुछ पहले के बने हुए पुनर्निर्माण करेगा। तो ये सब काम इसी के हैं, कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक। कौन से सकारात्मक कौन से नकारात्मक मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले हम इसके नकारात्मक कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो आइए नकारात्मक कार्य है। तो देखिए, ये जो उलेमा वर्ग है उसके लिए धार्मिक नीति चलाएगा और शरीयत को कानून का आधार बनाएगा। तो मैं लिख दूं, शरीयत को शासन का आधार बनाया। ठीक, दूसरा देखिए, शरीयत को शासन का आधार बनाया। दूसरा क्या है? दूसरा
महलों के अंदर भित्ति चित्र नष्ट करवाए। महलों के अंदर जो चित्र बने हुए थे वो नष्ट करवाए, क्योंकि इस्लाम में एक प्रकार से प्रतिबंध है। तो चित्रों को नष्ट करवाया ताकि उलेमा वर्ग खुश हो सके। तीसरा देखिए, तीसरा है रेशमी कपड़ों पर प्रतिबंध किया। नंबर 4, सोने चांदी के बर्तन पर प्रतिबंध। ये सारे काम कर रहा है कौन? फिरोज शाह तुगलक। और ये सारे काम उलेमा वर्ग को ध्यान में रखते हुए कर रहा है कि किस प्रकार उलेमा वर्ग को खुश कर सके, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से वो शासक बना है। ठीक। और नंबर 5 देखिए, महिलाओं का प्रतिबंध। महिलाओं का प्रतिबंध कहां पर? मज़ारों पर। मज़ारों पर सूफी संत की जो मज़ारें होती थी, उन मज़ारों पर महिलाओं का जाने का प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, इससे तो उलेमा वर्ग खुश होना ही था। तो ये सारे काम वो उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए कर रहा है, ताकि उनकी नज़र में वो एक कट्टर इस्लामिक शासक बन सके। इसके अलावा देखेंगे तो इसके अलावा उन्होंने पुरी में कौन सा मंदिर है? भगवान जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया। कांगड़ा में कौन सा मंदिर है? नागरकोट, है ना, ज्वालामुखी मंदिर। तो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को इन्होंने एक प्रकार से क्षति पहुंचाई। ठीक है, तो ये सब इन्होंने काम किए और ये सारे के सारे इसके नकारात्मक कार्यों में आते हैं। इसके अलावा देखिए, इन्होंने जितने भी काम किए वो उलेमा वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए, या उलेमा वर्ग के ही प्रति इन्होंने सारा काम किया। इसके अलावा देखिए, इन्होंने जो अमीर वर्ग है, जिनकी मोनोपोली खत्म हो गई थी, उन्हें खुश करने के लिए वो क्या क्या करता है? तो देखिए, सैनिक में पदों को वंशानुगत, इसने कुछ सैनिक में कार्य किए, कुछ सेना में कार्य किए। देखिए, उनमें से एक है सैनिक में पदों का वंशानुगत। मतलब मैं अगर सैनिक हूं तो मेरा पुत्र भी सैनिक बनेगा, उससे आने वाला अगला पुत्र भी सैनिक बनेगा। अगर मैं सैनिक हूं और मैं उपलब्ध नहीं हूं तो मेरे अलावा मेरे परिवार से मेरा कोई दास भी सेवाएं आकर कर सकता है। पद को वंशानुगत बना दिया। आप सोचिए, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने योग्यता को महत्व नहीं दिया, योग्य सैनिकों को महत्व नहीं दिया, सिर्फ पद वंशानुगत बना दिया। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सेना फिरोज शाह तुगलक के समय रही होगी। और फिरोज शाह तुगलक की सबसे खराब बात यही थी कि इसके समय सैनिक व्यवस्था सबसे खराब मानी गई, क्योंकि पद को वंशानुगत बना दिया। दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया हुलिया प्रथा और दाग प्रथा, इसको भी समाप्त कर दिया। हुलिया प्रथा और दाग प्रथा को भी समाप्त कर दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक। दूसरा, इसी प्रथा को गियासुद्दीन तुगलक ने प्रभावशाली ढंग से लागू किया, लेकिन इसने कहा खत्म, कोई दाग प्रथा नहीं घोड़े पर, और सैनिक को कोई हुलिया प्रथा नहीं होगी। सैनिक जो हुलिया, इनकी जो प्रथा थी, ठीक, ये सब प्रति इसने समाप्त कर दिए। इसके अलावा देखिए, भ्रष्टाचार स्वयं किया, या मैं कह दूं भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार को
बढ़ावा दिया। आप सोचिए, फिरोज शाह तुगलक खुद को कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए किस प्रकार से नकारात्मक कार्य किया जा रहा है उलेमा और अमीर वर्ग को खुश करने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। सोचिए कैसा इसके समय शासनकाल रहा होगा। और कहते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि दिल्ली का वो सुल्तान बताइए जिसने स्वयं घूसखोरी को बढ़ावा दिया हो और खुद भी दी हो घूसखोरी। फिरोज शाह तुगलक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। कहते हैं कि एक बार सैनिक ने जब उन्हें आके बताया कि मुझे सेना में भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो खुद एक सोने का सिक्का दे दिया, बोले जाओ दे देना सेनापति को और शामिल हो जाना। मतलब खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये सारे काम वो कौन कर रहा है? ये फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा देखिए, इन्होंने वेतन में भूमि दी। सैनिकों को वेतन में नगद देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और इक्ता प्रथा शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, है ना। तो देखो, वेतन में भूमि देता है, जो नगद वेतन था खत्म कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने भूमि दी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया? नगद वेतन दिया सैनिकों को। इसके अलावा देखिए, इन्होंने इक्ता, यहां पे लिखते हैं इक्तादारी को भी वंशानुगत बना दिया। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता क्या होता था? इक्ता मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। जब इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत एक बड़ा साम्राज्य बन रहा था, तो उसे संभालना इतना आसान नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उसी एक छोटे टुकड़े, जो भूमि का जो छोटा टुकड़ा था, उसे इक्ता कहते थे। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की और उस इक्ता का अधिकारी होता था इक्तेदार, उसे पूरा राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। लेकिन इल्तुतमिश के समय उस इक्तेदार का ट्रांसफर हो सकता था दूसरे इक्ता में, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? वंशानुगत। मतलब तुम्हें ये इक्ता मिला, अब तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम नहीं तो तुम्हारा पुत्र नहीं तो तुम्हारा पोता। मतलब ये भी वंशानुगत, सेना का पद भी वंशानुगत। ये सब काम फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए, सबके सब नकारात्मक है। अब हम चलते हैं इसके कुछ सकारात्मक कार्यों की तरफ। तो आइए, सकारात्मक कार्य अगर हम देखें तो इन्होंने समाज कल्याण के लिए किए गए कार्य, तो समाज कल्याण के लिए किए गए कार्य और समाज कल्याण के लिए जो इन्होंने कार्य किए वो काबिल तारीफ है। इसलिए इन्हीं समाज कल्याण कार्यों के लिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? अकबर। दिल्ली सल्तनत का अकबर कौन कहलाता है? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। मतलब मैं कह दूं, लोक कल्याणकारी कार्य। हम जो संविधान का भाग नंबर 4 पढ़ते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना की बात करता है, वो फिरोज शाह तुगलक बहुत पहले कर चुका है। लोक कल्याणकारी, समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। इसी कारण इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। लेकिन हमें इसे अकबर कहने में कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि शायद इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहना ठीक नहीं है।
वो क्यों नहीं है? देखिए, अकबर तो सभी धर्मों को बराबर लेकर चल रहा है, जब तो उसे महान कहते हैं। सुलह कुलह की रीति अकबर की जो रही, ठीक है, अकबर तो सभी धर्मों के लिए समान कार्य कर रहा है, वो केवल हिंदू के लिए या मुसलमानों के लिए कार्य नहीं कर रहा। फिरोज शाह तुगलक समाज कल्याण के लिए कार्य कर तो रहा है, लेकिन एक वर्ग को साधने के लिए, वो वर्ग कौन सा है? मुसलमान वर्ग, इस्लाम वर्ग। केवल इस्लाम को साधने के लिए वो कार्य कर रहा है। केवल इन्होंने गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए एक अलग से विभाग बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि केवल और केवल एक इस्लाम या मुसलमानों को खुश करने के लिए समाज कल्याण में लगा हुआ है, जबकि अकबर ऐसा नहीं था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर तो कहा जाता है, लेकिन एक पूर्णता से हम इसे नहीं कह सकते दिल्ली सल्तनत का अकबर। अब समाज कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य है, तो अब उनको देखते हैं। पहला देखिए, इन्होंने दारुल सफा की स्थापना की। अब दारुल सफा क्या है? ये दारुल सफा खैराती अस्पताल है। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है जहां पे निशुल्क इलाज होता था। जहां पे क्या होता है? निशुल्क इलाज। निशुल्क इलाज होता था। यहाँ पे बहुत विद्वान और शिक्षित लोग, है ना, यहाँ पे कार्य करते थे, इलाज करते थे रोगियों का। तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल की इन्होंने स्थापना की। तो क्वेश्चन आएगा, दारुल सफा की स्थापना किसने की? बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। समाज कल्याण का ही तो कार्य है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, इसके बाद इन्होंने समाज कल्याण के लिए और कौन कौन से कार्य इन्होंने किए हैं। तो इन्होंने एक बनाया था दीवान ए खैराती विभाग। तो अब हम उसको समझेंगे। इन्होंने बनाया नंबर 2 दीवान ए खैराती। अब दीवान ए खैराती क्या है? ये दान विभाग है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए इन्होंने दीवान ए खैराती नामक विभाग बनाया। इसमें क्या होता था? गरीब मुस्लिम कन्याओं की शादी की जाती थी इससे, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं की, कन्याओं की, है ना। जबकि ये हिंदू के लिए भी कर सकता था, नहीं किया, इसलिए कि वह एक वर्ग को ही साधने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसकी मजबूरी है, राजनीतिक बाध्यता है इसकी करना, है ना। महिलाओं की सहायता करना, मतलब मैं कह सकता हूं विधवा महिलाओं की सहायता करना, है ना। तो जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने दीवान ए खैराती बनाया। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने और क्या बनाया? तो इन्होंने दीवान ए बंदगान बनाया। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान की स्थापना। और दीवान ए बंदगान की स्थापना किसके लिए बनाया इसने? दासों के लिए। तो दासों के लिए इसने एक अलग विभाग बनाया जिसे दीवान ए बंदगान कहते हैं, ठीक है। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक दास थे। तो सर्वाधिक दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के समय थे, और इन दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। तो दासों के लिए अलग विभाग बनाया इनके सहयोग के लिए, दीवान ए बंदगान। इसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर 4 देखिए, इन्होंने बनाया दीवान ए इस्तेहाक।
और दीवान ए इस्तिकाक क्या है? तो दीवान ए इस्तिकाक पेंशन, बुजुर्गों के लिए पेंशन का एक अलग विभाग बनाया, दीवान ए इस्तिकाक। और देखें तो देखिए नंबर 5, रोजगार कार्यालय। इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की, ठीक है। और ये पता किया कि प्रत्येक क्षेत्र में, इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार कार्यालय खोले ताकि वहां से पता चल सके कि कितने लोग बेरोजगार हैं और उनको रोजगार दिया जा सके। ये समाज कल्याण के ही कार्य है, इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। रोजगार कार्यालय इन्होंने खोले। इसके अलावा देखिए इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने ही की। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना किसने की थी? वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? ये इसने की। इसके अलावा देखिए इन्होंने 5 नहरों का निर्माण करवाया। नहरों और कुओं का निर्माण करवाने वाला सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, तो वो की थी सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, ठीक। और इन्होंने एक प्रकार से नहरों का विकास किया। इन्होंने 5 प्रमुख नहरें बनाई। एक इन्हें यमुना पे बनवाई और एक इन्होंने सतलज पे बनवाई। तो सतलज और जो यमुना में जो नहरें बनवाई थी वो प्रमुख नहरें थी जिनमें हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में और हरियाणा में सिंचाई की जाती थी। तो 5 प्रमुख नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया। तो बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं जो समाज कल्याण के लिए है। दीवान ए बंदगान आपने देखा, दीवान ए खैरात देखा, रोजगार कार्यालय देखा। तो इसके अलावा देखिए अगर हम निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्यों में मेरे प्यारे बच्चों, एक तो इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का इन्होंने निर्माण किया है। कहते हैं बिजली गिर जाने से जो चौथी मंजिल है वो ध्वस्त हो गई थी और फिर चौथी मंजिल के 2 हिस्से बनाए गए, चौथी और 5वीं। तो एक प्रकार से मैं कह दूं कि फिरोज शाह तुगलक का भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान है, फिरोज शाह तुगलक का। तो इन्होंने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, ठीक। इसके अलावा देखिए इन्होंने खिरकी मस्जिद बनवाई। कौन सी मस्जिद? खिरकी मस्जिद बनवाई। इसके अलावा इन्होंने खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया, खिरकी मस्जिद इन्होंने बनवाई, कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा प्रमुख शहरों की स्थापना की। और प्रमुख शहरों की स्थापना में कौन कौन से आते हैं? तो प्रमुख शहरों में आ जाएंगे एक हिसार। आपसे पूछे हरियाणा में स्थित हिसार की स्थापना किसने की? तो बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार के अलावा आप देखेंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद भी हरियाणा में स्थित है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। जौनपुर जोनाखा की याद में इन्होंने बनाया। जूनाखा या जोनाखा जो कहते हैं उसकी याद में इन्होंने बनाया। मतलब अपने जो इनका भाई था, है ना, फिरोज शाह तुगलक का जो भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोनाखा कहते हैं, वो अपने भाई की याद में जौनपुर बनाया, है ना। इसके अलावा इन्होंने फिरोजाबाद ये फिरोजाबाद है, ठीक है। फिरोजाबाद नगर की स्थापना इन्होंने की, ठीक। आगे देखते हैं।
और देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए। दिल्ली 2 स्तंभ लेकर आया। यहां से क्वेश्चन कई बार फिरोज शाह तुगलक पे बन जाता है। वो क्या बनता है देखिए, क्वेश्चन पूछता है 2 स्तंभ दिल्ली लेकर कौन आया, तब बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। वो 2 स्तंभ कौन से, देखो दोनों स्तंभ अशोक के हैं और 2 कौन कौन से हैं, तो एक है टोपरा और एक है मेरठ। कहते हैं अशोक का टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ, इन दोनों को उखाड़ कर दिल्ली लाने वाला शासक कौन है, तो दिल्ली लाने वाला शासक कौन आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे देखिए, नए सिक्के इन्होंने जारी किए और कि 2 सिक्के थे वो, तो कहते हैं इन्होंने 2 नए सिक्के जारी किए, एक का नाम था अद्दा और एक का नाम था बिक। ठीक है, तो बिक और अद्दा नाम के 2 नए सिक्के इन्होंने जारी किए। इसके अलावा देखिए 1200 फलों के बाग लगाए। फलों की गुणवत्ता बढ़ाने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, कहते हैं 1200 फल के बाग इन्होंने लगवाए। इसके अलावा देखिए फिरोज शाह तुगलक ने खुद को खलीफा का नायाब घोषित किया। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान बताइए जिसने खुद को खलीफा का नायाब घोषित किया, तो आप बता देंगे ये फिरोज शाह तुगलक। मतलब कहने का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं कि खलीफा के बाद नंबर 2 पे मैं ही हूं। ठीक है, तो ये सारे काम आपने देखे, ये सब इन्होंने किसने किए हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, और इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम क्या है, फुतवत ए फिरोज शाही। तो फितवत ए फिरोज शाही इन्होंने लिखी है, और फितवत ए फिरोज शाही किस में लिखी, इन्होंने फारसी भाषा में लिखी है, फुतवत ए फिरोज शाही। ठीक है, तो ये सारे काम हमने जो देखे ये सब फिरोज शाह तुगलक के बारे में थे। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1351 से लेकर 1388 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। सेना और इक्तेदार को
वंशानुगत किस शासक ने बनाया? तो हिसार और इक्तेदार को वंशानुगत किस शासक ने बनाया? तो हम बता देंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए। दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो ये किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था किस सुल्तान ने की? तो किस सुल्तान ने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। अपनी आत्मकथा को किस नाम से लिखी? तो इसने अपनी आत्मकथा को किस नाम से लिखी है? तो इसने अपनी आत्मकथा को लिखी है फतुवत ए फिरोज शाही। और किस भाषा में है ये? फारसी भाषा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिसार, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ये की फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। तो मध्यकालीन भारत में प्रथम सुल्तान बताइए जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो हम बता देंगे फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था, क्योंकि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था हिंदुओं में, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाते थे, ब्राह्मणों को नहीं देने का परमिशन था।
लेकिन ब्राह्मणों पर पहली बार लगाया ताकि उलेमा वर्ग को खुश कर सके, ठीक है। और जो जज्जे कर है वो सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, जिसने सिंध क्षेत्र पे ये लगाया था, ठीक है। आगे देखेंगे कि अकबर इसे समाप्त करेगा, फिर औरंगजेब दोबारा इसे लगाएगा। आगे देखिए, आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल निर्माण किसने कराया है? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर मतलब है उड़ीसा, फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने कब आक्रमण किया था? 1360। तो 1360 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था और इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था भानुदेव तृतीय। आगे है अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली कौन सा सुल्तान लेकर आया था? तो अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली कौन सा सुल्तान लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक इसे लेकर दिल्ली आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो थी वो फिरोज शाह तुगलक पर आधारित थी, ठीक है। ये हमारे एसके की 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। एक सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक है मार्केट में। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका सामान्य ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी और अच्छे कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी, जीडी और एमटीएस है। ये केवल एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए बनाई गई है। सबसे खास बात इस पुस्तक की यही है कि 2011 से अब तक के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्नों को संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसे डिजाइन किया गया है। एक हमारे पास एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए भी पुस्तक है। तो आप इन तीनों पुस्तक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।